नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और इस समय हम मॉरिशस में हैं विश्व हिंदी सचिवालय में। और विश्व रंग महोत्सव के जो 3 दिवसीय कार्यक्रम हैं, यहाँ अलग अलग सत्र हो रहे हैं। तो साहित्य, संस्कृति और भाषा पर करीब 60 से 70 देशों के हिंदी सेवी आए हैं और हर सत्र में अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली से आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार देवेंद्र मेवाड़ी साहब जी। भाषा को लेकर, हिंदी को लेकर, हिंदी ने जो विकास किया है, अपभ्रंश, खड़ी बोली, फिर हिंदी, तो उस पर विस्तार से सर ने बताया कि किन किन साहित्यकारों ने कैसे कैसे हिंदी को आगे बढ़ाया है। तो नमस्कार सर। नमस्कार। अभी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको। तो हिंदी धन्यवाद। की विकास यात्रा में हिंदी को लेकर और जो हिंदी का विज्ञान, मतलब हिंदी में विज्ञान जी। लेखन, हिंदी में विज्ञान लेखन, हाँ। इस पर आप साहित्यकारों के, लेखकों का जो यात्रा है वो बताएं सर। योगदान उनका असल में केशव जी, मैं बात वहाँ से शुरू करना चाहूँगा जी जहाँ से हिंदी का शैशव काल था, जब बीजारोपण हुआ जी। किस तरह हुआ। मुझे जब भी मैं पढ़ता हूँ तो सन 1300 के आसपास का, 14वीं सदी शुरू हो रही थी, उस समय का याद आता है जब मैं पहेलियाँ उस समय की पढ़ता हूँ। वो अमीर खुसरो से आप शुरू करें। देखिए किसका होता है, मैं एक थाल मोती भरा, सबके सर पर औंधा धरा, थाल चारों ओर फिरे, मोती फिर भी एक न गिरे। ये पहेली पढ़ कर के मुझे लगता है तारों भरे आसमान को हम देखते तो सवेरे, लेकिन एक पहेली रच दी एक सूफी कवि ने, एक साहित्यकार ने, जो कि उस समय की जो हिंदवी भाषा थी, जो भाषा हिंदी के रूप में तैयार हो रही थी, और ब्रज भाषा थी, दिल्ली और मेरठ और आसपास के खड़ी बोली के शब्द थे वो बन रहे थे। तो मैं तो तब से शुरू मानता हूँ कि हालांकि कई लोग कहते हैं कि 1000 साल हो जाते हैं। 8वीं शताब्दी का भी कुछ जिक्र है। 8वीं शताब्दी का भी जिक्र करते हैं लोग, लेकिन जो मैं विज्ञान के बीज देखता हूँ वो मुझे इनमें दिखाई दिए इस तरह से। हालांकि मैं तो अथर्ववेद संहिता में भी है, लेकिन वो संस्कृत में है। व्रीहिमत्तम यौमत्तमथो माश मथा तिलम, हे दांतों, नाम करण संस्कार हो रहा है, वो दांतों को अन्नप्राशन करा रहे हैं। पहले तुम व्रीहि खाओ, चावल खाओ, व्रीहिमत्तम यौमत्तमथम, उसके बाद जौ खाओ, उसके बाद मांस उड़द खाओ और फिर तिल खाना। यहाँ से वनस्पति विज्ञान शुरू होता है, मतलब क्योंकि ये मूलतः हमारी भाषा के शब्द है और इन फसलों का जन्म हमारे देश में ही, भारत में ही हुआ, लेकिन वो संस्कृत भाषा में था। लेकिन वही ज्ञान कैसे आता रहा, वराह मिहिर हैं, ब्रह्म गुप्त हैं, आर्यभट्ट हैं, इन सब का बहुत योगदान है। और कितना आर्यभट्ट ने अकेले तारागनी गांव में रातों में तारे भरे आकाश को देख करके कितना काम किया, वो चकित हो जाना पड़ता है। उनके आर्यभट्टी ग्रंथ को देखिए, सारा लिखते हैं कि जब नाव पूर्व दिशा से पश्चिम को जाती है तो सारे पेड़ पौधे, जब पूर्व की ओर नाव जा रही है तो पेड़ पौधे पश्चिम की ओर जाते हुए तट पर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल तभी हो सकता है जब पृथ्वी घूम रही हो पश्चिम से पूर्व की ओर। इस तरह की वैज्ञानिक संकल्पनाएं थी। हमारे विद्वानों ने, हमारे ज्योतिर्विज्ञानियों ने और अन्य वैज्ञानिकों ने विज्ञान को समझ लिया था। लेकिन जब हिंदी का विकास हुआ, आम जन की भाषा हिंदी बनी, तो उस हिंदी भाषा में हमारा विज्ञान आने लगा। उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, मुझे लगता है सन 1840 के आसपास, उसमें मुंशी रतनलाल थे, मिश्र बंधु थे और सितारे हिंद थे, शिवराज सितारे हिंद। इन लोगों ने विज्ञान की पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया था माध्यमिक स्तर की। उसमें रेखा गणित, बीज गणित, उसमें रसायन विज्ञान, उसमें जीव विज्ञान, इस तरह की पुस्तकें लिखने लगे थे, क्योंकि उस समय माध्यम शिक्षा का अंग्रेजी बना दिया गया था। जो मैकाले के प्रस्ताव पर लॉर्ड मेंटिंग ने जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया था। तो उर्दू भी चल रही थी खूब ना उस समय केवल इनकी लड़ाई थी कि हम अपनी मातृभाषा में जो सीख रहे हैं हिंदी में, उस भाषा को हमें जीवित रखना है, इसलिए शिक्षा हम अपने बच्चों को हिंदी में देंगे। तो उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में एक
पत्रिका पीयूष प्रवाह जो था उसमें ये कौन से संघर्ष? ये 1880 पीयूष 1880 में पीयूष प्रवाह, और उसमें अम्बिका लिख रहे थे आश्चर्यजनक वृत्तांत। आश्चर्यजनक वृत्तांत को वो लिख रहे थे कथा रूप में, जैसे जूल्स बर्न का है जो एक सूखे ज्वालामुखी के भीतर जाके पाताल लोक की उन्होंने दुनिया दिखाई है। ऐसे इनकी अपनी परिकल्पना थी अम्बिका जी की, जो कि पीयूष प्रवाह में लिख रहे थे, माने हिंदी में उसमें लिखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी घटना जो हिंदी साहित्य में हुई और विज्ञान लेखन में हुई, जहाँ साहित्य और विज्ञान का संगम हुआ, वो संगम हुआ प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में, जिसके पहले संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी थे 3 साल। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए, हम सभी जानते हैं। उस पत्रिका को विज्ञान से परहेज नहीं था। आगे चलकर के विज्ञान और साहित्य को थोड़ा अलग अलग देखते हैं लोग, लेकिन उस समय साहित्य का ही एक हिस्सा था और साहित्यकार स्वयं लिख रहे थे। जैसा आपने पूछा, साहित्यकार स्वयं ही लिख रहे थे विज्ञान। कौन लिख रहे थे? उसने कहा था कि अमर कथा शिल्पी चंद्र शर्मा गुलेरी, 3 कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, तो उसमें से उसने कहा था ने उन्हें अमर कर दिया है। एक कहानी से अमर हो, एक कहानी से। और कोई भी हिंदी कहानी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसने कहा था वहाँ होगी ही होगी। तो लेकिन उसमें विज्ञान था, वो उसमें नहीं था, लेकिन वो सरस्वती पत्रिका में मनुष्य की आंख पर लेखमाला लिख रहे थे। ये विज्ञान है। वो आँखों पर पूरी वैज्ञानिक जानकारी देते हुए एक चंद्र शर्मा गुलेरी के स्तर का साहित्यकार वो सरस्वती में लेख लिख रहे हैं मनुष्य की आंख पर। ये साहित्यकार उस समय इस तरह से कर रहे थे। उस समय राय कृष्ण दास उन्होंने लिखा, हरवंश राय बच्चन ने कविता और विज्ञान का विवेचन किया। उसके अलावा जो है भारतेंदु ने खुद टिप्पणियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद ने अपने संपादकीय टिप्पणियों में पश्चिम से आते हुए विज्ञान पर टिप्पणियाँ की हैं। साथ ही हमें जो विरासत में विज्ञान मिला है हमारे अतीत से, हमारे विद्वानों ने जहाँ काम किया उस पर टिप्पणियाँ मिली। इसके अलावा जो है कथा साहित्य लिखा जाने लगा। कथा साहित्य में पहले सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय हुआ वह देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता हुआ। चंद्रकांता जब वो लिख रहे थे, चंद्रकांता, भूतनाथ, इन सब में उन्होंने ऐसे कलपुर्जों का और ऐसे रसायनों का उपयोग किया। वो पश्चिम से विज्ञान आ रहा था। वो बेहोश कर देने वाला रसायन सुंघा दिया रुमाल में। क्या बात। तो वो क्लोरोफॉर्म होता था, लेकिन उसमें वो जानकारी आ रही थी, उन्होंने उसका प्रयोग कर लिया। ऐसे ही कल खटके उनका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पता लगा कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सब आज हम देख रहे हैं ये सब कुछ आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं, जबकि उस समय ये शुरुआत थी। तो देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यासों में जो विज्ञान मिलेगा वो भी उस समय की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां थी और जो जानकारी थी उसका उपयोग उन्होंने किया। उसके बाद 1922 में एक अद्भुत काम हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने उस समय एक उपन्यास लिखा सन 1922 में। उसका नाम था 22वीं सदी। 22वीं सदी जो 2024 ये जो है 1924 में छपा, 1924 में छपा और उन्होंने भविष्य के समाज की कल्पना की। क्या बात। तब तक हमारे यहाँ हिंदी उपन्यासों में किसी में भी उन्होंने लिखा भी है उसमें कि भविष्य के समाज की कल्पना नहीं की जाती। हम ऐतिहासिक उपन्यास लिख लेते हैं, इतिहास में जो कुछ गुजरा है, जो कुछ हुआ है, उनके बारे में उपन्यास और कहानियाँ लिख लेते हैं। हम वर्तमान के बारे में लिख लेते हैं, लेकिन भविष्योन्मुखी कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं लिखता हूँ इस पर, और 22वीं सदी लिखा और भविष्य के समाज पर उन्होंने, उसमें एक भाषा है, उसमें जाति भेद समाप्त हो गया है, उसमें एक राष्ट्र की परिकल्पना है, उसमें किस तरह से लोग और कितने भाईचारे के साथ रह रहे, इस सब कुछ उसमें अपनी जो उनकी कल्पना का भावी समाज था उसको उन्होंने लिखा। उसके बाद जो है विज्ञान लेखन साथ में चल रहा था। सारी पत्रिकाओं में, अखबारों में विज्ञान जो है उसका पूरा पूरा पन्ना दिया जाता था, लेख पूरे छापे जाते थे। फिर जो है डॉक्टर संपूर्णानंद थे, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रहे। संपूर्णानंद जी ने कहा कि विज्ञान कथाओं की बड़ी कमी है, हिंदी में है ही नहीं, तो इसलिए ये मैं खुद करके देखता हूँ। और उन्होंने एक उपन्यास लिखा
पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल तक, उसमें उन्होंने सप्तऋषि मंडल के ग्रह की कल्पना की है, वहाँ के जीवन समाज की कल्पना की है। तो इस तरह से जो है उन्होंने लिखा वो, ताकि उनके समकालीन और आने वाली पीढ़ियाँ विज्ञान कथा लेखन करें हिंदी में। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा एक वैज्ञानिक उपन्यास खग्रास नाम से। उन्होंने देखा कि उन दिनों शीत युद्ध चल रहा था दो महाशक्तियों के बीच, रूस सोवियत संघ और अमेरिका, कि चाँद पे कौन पहुंचेगा। चाँद की दौड़ शुरू हो चुकी थी एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर। उसको आधार बना करके उन्होंने वो उपन्यास रचा अपना, खग्रास नाम से। इसके बाद फिर तमाम लोग आए। रमेश वर्मा एक लेखक हुए हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे वैज्ञानिक उपन्यास लिखे, विज्ञान कथाएं लिखी। वो दिनमान में लगातार लिखते थे। सन 60 के दौर में मेरी एक उपन्यासिका साप्ताहिक हिंदुस्तान में उस समय प्रकाशित हुई थी, सभ्यता की खोज। उसके बाद कुछ साल, एक दो साल बाद भविष्य नाम से मेरी एक लंबी कहानी फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई। खुद रमेश वर्मा जी की रचनाएं प्रकाशित हुई। तो ये हुआ कि हिंदी में भी हम विज्ञान गल्प, विज्ञान कथा जो है उसको समृद्ध कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। ये इस परंपरा को राहुल सांकृत्यायन, हाँ, हिंदी में जो संपूर्णानंद जी। विज्ञान लेखन की परंपरा को आज की युवा पीढ़ी या आज के लेखक किस हद तक बढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं या नहीं? आज बहुत बड़ी संख्या है जो विज्ञान लिख रहे हैं। अच्छा। ऐसे लोग बहुत है जो विज्ञान लिख रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो केवल लेखों तक सीमित हो रहे हैं। उनको साहित्यिक सरसता देने के लिए विज्ञान में कथा तत्व डालना पड़ेगा, उनको काव्य तत्व डालना पड़ेगा, उन्हें कथा के रूप में, कविता के रूप में, नाटक के रूप में भाव आना चाहिए उसमें। भाव आने चाहिए। वो भाव विहीन लिख रहे हैं। अंग्रेजी में गैलीलियो नाटक, इतना ब्रेख्त का नाटक सारी दुनिया में खेला जाता है, इतना प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ क्यों नहीं? क्या हमारे यहाँ आर्यभट्ट कम है क्या? क्या बात। प्रताप सहगल जी का नाटक है अन्वेषक, वो आर्यभट्ट पर उन्होंने लिखा है और उसकी 100-150 प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं और बहुत ही सफल नाटक है वो, बहुत अच्छा नाटक। अब उन्होंने रामानुजन पर एक लिखा है, गणतज्ञ पर, महान गणतज्ञ। तो ये प्रयास बढ़ने चाहिए। नई पीढ़ी को विज्ञान गल्प, विज्ञान कथाएं, विज्ञान कविताएं, विज्ञान गीत, विज्ञान नाटक और इन तमाम विधाओं में लिखना होगा, जिससे कि साहित्यिक जो विज्ञान लेखन है वो आगे बढ़ेगा। और साहित्य की कलम से लिखेंगे अगर, साहित्यिक सरसता उसमें मिलेगी, तभी जाकर के हमारे प्रयास सफल होंगे। तो केवल लेख, क्योंकि अंग्रेजी में लेख आते हैं और उस आधार पर जानकारी देना, मैं नहीं मानता हूँ कि केवल जानकारी देना विज्ञान लेखन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जानकारी आप पहले खुद समझ रहे हैं। जब आपने विज्ञान की जानकारी को समझ लिया तो अब द आर्ट ऑफ राइटिंग शुरू होता है, लेखन की कला शुरू होती है, जो हर साहित्यकार और कवि के पास होती है। अब आप लिखिए ना, आप आम आदमी के को बताइए कि आप किस तरह बताना चाहते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। आपके पास तथ्य है, अब आपके पास विज्ञान की जानकारी है, उसको आप कितनी खूबसूरती से लिख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये ज़रूरी है, जो एक दिल्ली में इसके गालिब के समकालीन करीब हुए हैं, मीर तो पहले हुए थे, तो उन्होंने एक शेर लिखा हुआ है जो मैं अच्छे विज्ञान लेखन के लिए बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि उसको दिमाग में रखा जाए जब भी हम लिख रहे हैं। वो शेर इस तरह है, वो है ऐश देहलवी साहब का। वो कहते हैं, अपना लिखा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, अपना लिखा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे। क्या बात। ये कम्युनिकेशन है पूरा, ये संचार है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं अपने श्रोताओं तक, अपने पाठकों तक सफलता से पहुँचा रहा हूँ। इसके लिए ज़रूरी है मैं उनकी भाषा, उनके सोच, उनके समाज, उनके सारी प्रकृति, उनके चारों ओर जो है उससे जुड़ी हुई चीज़ें उनको समझाऊं, लिखूं, बताऊं। अच्छा, हिंदी की जो विकास यात्रा है उसमें जो हिंदी में विज्ञान लेखन से हिंदी और समृद्ध हुई है। हिंदी बहुत समृद्ध हुई है, क्योंकि बाकी चीज़ों में था, इतिहास हिंदी में था, मनोविज्ञान उसमें था, और यहाँ तक कि एक मेडिकल साइंस का भी हमारे यहाँ प्राचीन उसमें से चरक और सुश्रुत से होता हुआ चला आया था।
इसके अलावा अश्व शास्त्र पर लिखा है, सस्य विज्ञान पर लिखा है, ये सब संस्कृत में लिखा गया था। लेकिन हिंदी में इधर आगे आकर के एक फिर बीच में अंधकार काल रहा, क्योंकि गुलामी थी, स्वतंत्रता तब तक मिली नहीं थी, तो उस बीच यह पश्चिम का दिखता रहा। भारतीय हमारा जो वाङ्मय था, जो कुछ हमारे पास मौखिक और लिखित में उपलब्ध था, वो पीरियड उस समय थोड़ा सा ज्ञान पर प्रभाव पड़ा, उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, लेकिन उसको पुनः खोजा जा रहा है। जागरण, फिर से पुनर्जागरण हुआ और उसके बाद जाकर के लोगों ने, नई पीढ़ी ने उसको खोजा, उस पर लिख रहे हैं। आज तमाम लोग, हम अपने अतीत की ओर भी देख रहे हैं, हम भविष्योन्मुखी भी हैं, हम वर्तमान को भी देख रहे हैं। आज हमारे पास तीनों स्थितियां हैं। आज की युवा पीढ़ी जो लिख रही है और हिंदी में जो विज्ञान लेखन हो रहा है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि और उसका जो पूरा जो साहित्य है, उसका लेखन है, वो संदेश दे, प्रेरणा दे, हिंदी के लिए आगे बढ़ने वाली बात हो? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि उन्हें अपने लेखन में सरसता लाना बहुत ज़रूरी है। सरसता लाएंगे जब साहित्यिक समझ के साथ लिखेंगे और आम बोलचाल की भाषा में लिखेंगे, ताकि विज्ञान समझाना केवल आम लोगों की भाषा में हो। इसके लिए कई लोग कहते हैं कि शब्दावली ज़रूरी नहीं है। मैंने शुरुआत में तमाम शब्दकोश देखे थे, उनके आधार पर लिखा, लेकिन वो एक टकसाली भाषा हो जाती है, क्योंकि उन शब्दों को मक्षिका स्थाने मक्षिका रखते हुए वो पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता उसमें। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मेरे पास, मैं एक कृषि पत्रिका किसान भारती का संपादक था, मेरे पास एक वैज्ञानिक लेख लेके आए और उसकी शुरुआत ऐसे थी: प्रखंड से मृदा का प्रतिरूप एकत्र कर मृदा परीक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित कर देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब इसको तो किसान समझेगा नहीं, तो नहीं, इसमें क्या गलत है? मैंने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आश्चर्य तो यही है, इसमें वाक्य ठीक है, इसमें व्याकरण ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तो फिर और कैसे लिखा जाएगा? मैंने कहा, देखिए, इसको ऐसे भी तो हम कह सकते हैं ना, एक अंदाजे बयां अलग होना चाहिए। उसमें मुट्ठी भर मिट्टी उठाइए, हथेली पर फैलाइए, उसे देखकर क्या आप उसके गुणों के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं जनाब, बाहर से देखकर तो आदमी तक के गुणों का पता नहीं लगता, तो इस मिट्टी की बेचारी की तो मिट्टी की बिसात क्या है? क्या बात। तो लेकिन ये वैज्ञानिक कहते हैं कि मिट्टी में कई गुण होते हैं, ये तेजाबी होती है, ये खारी होती है, ये ऊसर हो जाती है और ये उपजाऊ भी हो जाती है। क्या बात। लेकिन कैसे होती है इस तो इसलिए ये आगे इसके बारे में वो जिज्ञासा हो जाती है। उन्होंने कहा, ये तो अच्छा लग रहा है, और लेख को एक नए सिरे से लिखा गया। तो हम किस तरह लिखते हैं, आम आदमी को किस तरह समझाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो आपने पूछा था नई पीढ़ी के लिए, उनको निश्चित रूप से अपने लेखन को रोचक और सरस बनाने के लिए साहित्यिक विधाओं का प्रयोग करना होगा, और साहित्य की विविध विधाओं में लिखें। वो उसमें कथा तत्व भी डालें, उसमें काव्य तत्व डालें, उसमें नाटक लिखें, उसमें ये सब चीज़ों में जब वो विविध रूपी जब विज्ञान होगा, आम लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, कथा कहानी की तरह से पढ़ना चाहेंगे, कविताओं की तरह से उसको याद कर लेंगे वो। सर, हिंदी में विज्ञान पर आधारित पुस्तकें पहले भी बहुत आ रही थी, तो क्या वो कुछ पहले बंद हो गई या और अभी नई आ रही हैं? विज्ञान की बहुत पुस्तकें हैं। मैंने जैसे बताया, सन 1835-40 से विज्ञान पर पुस्तकें लिखी जानी थी। आजकल जो कुछ नाम उसमें तो बीज गणित और रेखा गणित और रसायन विज्ञान वगैरह पे लिखी जा रही थी। लेकिन जब विज्ञान परिषद की स्थापना हुई और 4 वैज्ञानिकों ने मिल करके प्रयाग में, इलाहाबाद में विज्ञान परिषद की नींव डाली, तो उसमें रामदास गौड़ एक बहुत ही मुख्य जो है उसके संस्थापक संपादकों में से थे। विज्ञान पत्रिका निकाली, उसके संपादक रहे। उनकी तो 23 से ज़्यादा पुस्तकें हैं विज्ञान पर, 23-25, मतलब 2 दर्जन से अधिक उनकी अपनी पुस्तकें उस समय की। इसके अलावा आगे चल करके डॉक्टर सत्यप्रकाश सरस्वती जो है वहाँ हुए, उनके प्राचीन भारत के कर्णधार और इस तरह की पुस्तकें हैं जो कि बहुमूल्य संदर्भ ग्रंथ हैं, बहुत बड़े हमारे अतीत के विज्ञान के बारे में और वैज्ञानिकों के बारे में।
इस तरह से कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर लिखा नहीं गया। आज जो वर्तमान विज्ञान की शाखाएं हैं उन सब में लोकप्रिय विज्ञान भी लिखा गया है। पाठ्य पुस्तकें तो है ही, पाठ्य पुस्तकें बहुत हैं, लेकिन उसके लिए एक निश्चय लेकर के कोई लागू कराना चाहे तो वो होता है। और मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस बात का। मैं पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय में था, उसके वाइस चांसलर ने तय किया कि हम कृषि और पशु चिकित्सा की शिक्षा हम हिंदी में देंगे। उन्होंने लागू कर दिया। शुरुआती किताबें नहीं थी तो सब अनुवाद किए गए, हम लोगों ने रातों रात अनुवाद किए। उसके बाद वैज्ञानिकों के साथ मिलकर उनको प्रोत्साहित किया कि सर आप लिखिए ना हिंदी में। हिंदी में किताबें लिखी गई, 300-350-400 किताबें वहाँ तैयार हो गई, बताइए। क्या बात। तो लागू हो जाता है। चलिए सर, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत तो ये आप बहुत सुन रहे थे धन्यवाद आपका। हिंदी में विज्ञान लेखन और हिंदी की विकास यात्रा में उसका भी बहुत महत्वपूर्ण असर हुआ है और हिंदी बढ़ी है आगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद भैया, सर आपका बहुत